दोस्तों फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एसआई पटवारी लेखपाल और उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली है, जैसे यूके यूके ट्रिपल एससी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो प्रश्न होंगे इनके आंसर तो बताएंगे आपको, साथ साथ उनके बनने वाले जो अन्य प्रश्न हैं, अन्य फैक्ट हैं, उन फैक्टों पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट से। पहला प्रश्न है, पुष्पावती नदी डैश में बहती है। ठीक है, जो पुष्पावती नदी है वो कहाँ बहती है? ये बहती है दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, फूलों की घाटी में। ठीक है, फूलों की घाटी जो कि कहाँ है? चमोली जनपद में है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चमोली में ये स्थित है और फूलों की घाटी जो है राष्ट्रीय पार्क है, उस राष्ट्रीय पार्क की वहीं ये नदी बहती है। ठीक है, उस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी सन 1931 में। ठीक है, 1931 में स्थापना की गई थी और ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, जो फूलों की घाटी है, और 2005 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, झंगोरा और मडुआ है। तो झंगोरा और मडुआ दोस्तों आपको पता होगा ये क्या है? अनाज है। ठीक है, जो मडुआ होता है, मडुआ और झंगोरा जो दो चीज़ें होती है, ये क्या है? अनाज है। ठीक है, जिनका यूज किया जाता है, जैसे मडुए का आटा वगैरह बनता है, उससे आजकल उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें बनती है, चॉकलेट बनाने के काम आ रही है, या मडुए के बिस्कुट बिकते हैं, तो इस कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अगला है, आधुनिक चाय फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, ये की गई दोस्तों कौसानी में, जो कि बहुत पुरानी है, आधुनिक। ठीक है, उस टाइम से काफ़ी टाइम से चली आ रही है, जो कि कौसानी क्या है, चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे चाय की खेती की जाती है, बागान है जो इसके, वो कहाँ पे है? कौसानी में। और कौसानी का कौन सी जिले में पड़ता है? यह पड़ता है दोस्तों बागेश्वर जिले में। ठीक है, बागेश्वर जिले में ये कौसानी नामक जगह है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप को क्रय किया है? तो दोस्तों ये किसने किया था? फेसबुक ने। ठीक है, जो फेसबुक के जो ऑनर है मार्क जुकरबर्ग, उनके द्वारा ही जो मोबाइल मैसेजिंग सर्विस है व्हाट्सएप को क्रय मतलब खरीदा गया था। प्लस जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को भी इनके द्वारा ही खरीदा गया है। ठीक है, और इसमें जो फेसबुक इंस्टाग्राम का नया नाम है या फेसबुक का, वो मेटा नाम से भी चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में प्रश्न पूछा जाए कि मेटा किस चीज़ से संबंधित है, तो ये दोस्तों फेसबुक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 2014 में संपन्न हुए लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन हुआ, वह कौन सी लोकसभा थी? ठीक है, ये थी दोस्तों 16वीं लोकसभा। ठीक है, 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो 16वीं लोकसभा चुनाव थे, और 14 के बाद जो 19 में जो चुनाव हुए थे वो कौन सी थी? 17वीं लोकसभा के चुनाव थे। ठीक है, जिसमें कि दोनों बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं। ठीक है, जो अगली जो विधानसभा होगी वो होगी दोस्तों 18वीं विधानसभा के चुनाव होंगे, जो कब होंगे? 2024 में होने हैं। ठीक है, 2024 में जो है 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जो कि लोकसभा के चुनाव किस लिए होते हैं? कि जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाता है। ठीक है, और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा राज्य में होती है, जिसमें कि सीएम चुना जाता है और विधायक चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वह कौन सा शहर है जहां प्रथम बार 14 फरवरी को 4G सेवा प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो दोस्तों यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु में सर्वप्रथम 14 फरवरी को 4G सेवा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, तो दोस्तों राज्यपाल जो होता है, अपने जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, वो अपने त्यागपत्र यानी कि अपना रिजाइन, अगर वो अपने पद से त्याग देना चाहते हैं तो उनको त्यागपत्र किसको देना होता है? राष्ट्रपति को देना होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो कि देश के क्या होते हैं? प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, और जो इनकी वाइफ होती है ये क्या होती है? प्रथम महिला होती है। ठीक है, देश की, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, और जो इनकी वाइफ होती है ये प्रथम महिला होती है। ठीक है, इनका कार्यकाल लगभग 5 साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, जो 5 साल का कार्यकाल होता है, जो कि अभी क्या है, जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और जो नई उसके लिए 2 लोगों ने भी उसमें अपना नामकरण करा रखा है। ठीक है, एक द्रौपदी मुर्मू जी है, एक शायद विपक्ष से दूसरी पार्टी है उनके द्वारा एक
उम्मीदवार रखे गए हैं। ठीक है, जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा, जो रिजल्ट होंगे, जो वोटिंग काउंटिंग होगी इसकी, उसके बाद कंफर्म हो जाएगी कौन नए राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन सन 1924 में कहाँ हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जिसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में कहाँ हुआ था। ठीक है, ये हुआ था दोस्तों बेलगांव में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के में प्रारूप के जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो कि भारत के हमारे संविधान के निर्माता भी है। ठीक है, इनके द्वारा ही संविधान क्या लिखा गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये क्या थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट है गोरखाकालीन नेथरा का किला किस जिले में, उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, मतलब यानी कि उत्तराखंड के जो जिलों के नाम दिए गए 4, इनमें से किस जिले में है। तो नेथरा का जो किला है वो कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जिले में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, जो कि क्या हुआ था, ये जो आंदोलन है किससे संबंधित है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए जो आंदोलनकारी थे वह जब उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत उत्तराखंड था तो वहाँ पे क्या करने गए थे, धरना प्रदर्शन करने गए थे, यानी कि मतलब राज्य की मांग के लिए गए थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, रामपुर तिराहे पे क्या गया था, जो प्रदर्शनकारी थे उन पे क्या गया था, हमला कर दिया गया। ठीक है, उन पे मतलब एक प्रकार से वहाँ पे क्या हुआ था, एक कांड हुआ था जिसका नाम क्या रखा गया, रामपुर तिराहा गोलीकांड, उसके नाम से उसको जाने लगा। ठीक है, अगला है भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है। यह दोस्तों दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न कभी पूछा जाता है कि इस वर्ष या 2020 में या 2018 में 2017 में तो दादा साहब, ठीक है, तो प्रतिवर्ष क्या होता है, जब वर्ष के अकॉर्डिंग तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। ठीक है, कि किस वर्ष से दादा साहब फाल्के पुरस्कार, लास्ट के 2-3 ईयर है, उन ईयर को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 2014 के भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। ये लिया था दोस्तों जापान के जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है। यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग का संवेदन केंद्र है जहाँ पर प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग और जो प्लस जो शिक्षण संस्थान है वो यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग का ये संवेदन केंद्र है। ठीक है, जिसकी स्थापना लगभग 1996 ईस्वी में, मतलब 1996 में यहाँ पर की गई थी। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी देहरादून में, जहां पर अंतरिक्ष विभाग का संवेदन केंद्र, संवेदन प्रशिक्षण व क्या है, ये शिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो कुमाऊं के रेजिमेंट की बात करें दोस्तों तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी 27 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 अक्टूबर 1945 में क्या किया गया था, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय जो था वो हुआ करता था आगरा में। ठीक है, आगरा से 1939 में लगभग 1948 में इसको ट्रांसफर करके कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, रानीखेत में। ठीक है, रानीखेत जो कि कहाँ है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, रानीखेत इसको ट्रांसफर कर दिया गया 1939 में। इससे पहले जो इसका मुख्यालय था वो कहाँ था, वो था आगरा में। ठीक है, ये प्रश्न भी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि जो कुमाऊं रेजिमेंट का था उसका मुख्यालय पहले कहाँ था। ठीक है, या कब इसको यहाँ से वहाँ आगरा से रानीखेत ट्रांसफर किया गया, भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, गढ़ केसरी जो है उनको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी जो है उनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद
बहुगुणा की, ठीक है ने, ठीक है। तो इनको गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कुमाऊं केसरी जो है उनको पंडित बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पंडित बद्रीदत्त पांडे जी को, ठीक है। तो गढ़ केसरी हो गए हमारे अनुषा प्रसाद बहुगुणा, और कुमाऊं केसरी कौन हो गए, पंडित बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। नेक्स्ट है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब किया गया, ठीक है। जब जो टिहरी राज्य था उसको भारत में कब सम्मिलित किया गया, ये किया गया 1949 में, ठीक है, 1949 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1949। उस समय जो 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य में इसका विलय किया गया, ठीक है। उस समय जो वहाँ के राजा थे, जो कि पवार वंश के अंतिम शासक थे, वो कौन थे, वो थे राजा मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, जो कि क्या थे, टिहरी राज्य का भारत में विलय होने के समय टिहरी राज्य के अंतिम राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनको नॉर्थ से साउथ, ठीक है, या साउथ से नॉर्थ की दिशा में, ठीक है, कौन कौन सी दिशा में, जैसे इस दिशा में कौन है, वहां से फिर स्टार्ट करते हुए ऐसे, ठीक है, वो इस टाइप से पूछता है कि किस कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस दिशा में है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना में जो सबसे पहले क्या है, जो कार्बेट नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई, 1936 में, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है, कार्बेट की गई 1936 में, ठीक। और जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1983 में, ठीक है, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, 1936 में कार्बेट नेशनल पार्क की। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, ठीक है। और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी 1980 में, ठीक है। और जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। कार्बेट जो नेशनल पार्क है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट प्लस पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। और जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। यानी कि जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है ये दोनों कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। अगर बढ़ते क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो थी कार्बेट नेशनल पार्क की, ठीक है। ये भारत का उत्तराखंड का सबसे पुराना कार्बेट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो कहाँ से हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कार्बेट नेशनल पार्क, दूसरा गोविंद राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद लास्ट में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सॉरी इसमें 1983 1996 36 उसके बाद 83, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है ऑप्शन में गलत ऑप्शन ऐड हुए शायद इसमें, ठीक है। 1980 में हुआ था गोविंद राष्ट्रीय पार्क का राष्ट्रीय उद्यान, और गंगोत्री का हुआ था 1989, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, सही है। पहला क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद नंबर फर्स्ट ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, लास्ट में जो है गंगोत्री, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, मतलब इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। जो खतलिंग ग्लेशियर है ये कहाँ है, ये भिलंगना नदी का क्या है, उद्गम स्थल है, ठीक है। और जो नामी ग्लेशियर है यहाँ पूर्वी रामगंगा का है, और जोहर घाटी में क्या है, ट्रेल पास है, ठीक है। और जो बैजनाथ जो है यहाँ से क्या निकलती है, गोमती नदी निकलती है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से जो गया भिलंगना नदी का उद्गम, नामी ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा, जोहर घाटी में ट्रेल पास है, और बैजनाथ से जो है वो गोमती नदी का उद्गम माना गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का ए का 2, 2, 3, 4 और 1, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों धारचूला में क्या होती है, धौली गंगा और काली गंगा मिलती है, ठीक है। और काली गंगा और गोरी गंगा की बात करें
तो ये मिलती है जौलजीबी में, ठीक है। जौलजीबी में काली गंगा के साथ कौन सी नदी मिलती है, गौरी गंगा, ठीक है, जो कि मुंसारी साइड से आती है और ये धारचूला से आती है, काली गंगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पे जौलजीबी में इनका मिलन होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे क्या है, जौलजीबी में जो है प्रतिवर्ष क्या होता है, 14 जो नवंबर है वहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है, जिसे जौलजीबी का प्रसिद्ध मेले के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि भारत और नेपाल के जो व्यापार से संबंधित भी है, ठीक है। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो दोस्तों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था, ये हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। हेमू मतलब जो हेमचंद विक्रमादित्य थे, जिनको क्या हेमू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का क्या हुआ था, युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। जो दूसरा युद्ध था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, जो कि अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिनको हेमू के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था, अकबर की जीत हुई थी, ठीक है, और हेमू इसमें हार गए थे, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों विष्णुप्रयाग पंचप्रयाग का हिस्सा है, देवप्रयाग भी क्या है, पंचप्रयाग का हिस्सा है, और नंदप्रयाग भी क्या है, पंचप्रयाग का हिस्सा है, लेकिन हरिद्वार क्या है, पंचप्रयाग का हिस्सा इसमें नहीं है, ठीक है। जो विष्णुप्रयाग है ये कहाँ बसा हुआ है, अलकनंदा प्लस धौलीगंगा के संगम पर है, ठीक है। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है, जो कि चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा यहाँ पर नदियाँ मिलती है दोनों, और ये चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। अगर देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भिलंगना नदी के संगम पर बसा हुआ है, और ये टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है, देवप्रयाग। अगला है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, ठीक है, नंदाकिनी नदी, और ये कहाँ स्थित है, ये भी चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। तो विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, ठीक, चमोली जिले में। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी, टिहरी गढ़वाल में। नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, जो कि चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। इन तीनों जो प्रयाग है यहाँ से क्या होती है, अलकनंदा नदी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो दोस्तों चकराता क्या है, देहरादून में स्थित है। माना क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। नजीबाबाद क्या है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। और ग्वालदम्बी क्या है, ये भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, जो कि कहाँ है, चमोली में, ये चमोली जिले में आता है, ठीक है। बागेश्वर और चमोली जिले के बॉर्डर में स्थित है, ठीक है। नजीबाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। अगला है गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो दोस्तों जो गढ़वाल के इतिहास में है, ऑप्शन ए तिलू रौतली जी को झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो तिलू रौतली जी को गढ़वाल की झांसी के रूप में भी इनकी संज्ञा दी गई थी, ठीक है। गढ़वाल की झांसी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना कब की गई थी। ये की दोस्तों 14 नवंबर 1965 में, ठीक है, जो कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्मदिन के दिन ये, जब उनका जन्मोत्सव होता है उस दिन ये इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, पर्वतारोहण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। कहाँ स्थित है, उत्तर काशी में। नेक्स्ट है नैनीताल झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो उसको इसको ऋषि सरोवर या सोम सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो नैनीताल झील है उसको ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, और जो नैनीताल है उसको सोम सरोवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है। ये है दोस्तों गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, ये, ठीक है, भारत में सबसे क्या है, लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 4883 फीट यानी कि 1366.33 मीटर के करीब है, ठीक है। लगभग 1366.33 मीटर के करीब, 3 मीटर के करीब इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। और जो दूसरे नंबर में है जो भारत में जो वो है कोल्लग जो रेलवे स्टेशन है, जो कि कहाँ है, केरल में है, ठीक है। केरल में स्थित है कोल्लग रेलवे स्टेशन। उसकी लंबाई कितनी है, 1180.5 मीटर, ठीक है। पहला कौन सा है, गोरखपुर का रेलवे जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 1366.33 मीटर। और दूसरे स्थान पर कौन है, कोल्लग जो कि केरल में है रेलवे स्टेशन, उसकी लंबाई कितनी है, 1180.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बोक्सा जनजाति के लोगों का त्यौहार कौन सा है, ठीक है। तो इनमें से दोस्तों
जो ऑप्शन बी है ढलिया, ये क्या है इसमें से, जो बोक्सा जनजाति है उनका प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, उनमें उनका एक त्यौहार है ये बोक्सा जनजाति का। नेक्स्ट है उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है, यानी कि ठीक है जो विधानसभा के अध्यक्ष है जिनको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर कौन है, ये है दोस्तों श्रीमती रितु भूषण खंडूरी जी, ठीक है, रितु भूषण खंडूरी जी, जो कि क्या है, जो बीजेपी शासित जो सरकार है उत्तराखंड में, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, श्री पुष्कर धामी जी हैं, ठीक है, पुष्कर धामी जी हैं, उनकी पार्टी से हैं, जो कि है लोकसभा जो विधानसभा क्या है स्पीकर अभी है, ठीक है, जिनका नाम क्या है श्रीमती रितु भूषण खंडूरी, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य बना, तो दोस्तों इनमें से तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है, तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना को बनाया गया, ठीक है, 24 जून 2014 को, ठीक है, जिसकी राजधानी का है हैदराबाद है, ठीक है, जो तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी का है हैदराबाद में है, और यहाँ के जो वर्तमान में भी जो तेलंगाना स्टेट है इसकी राजधानी का है हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इनमें से दोस्तों ये सारे शहर जो हैं आगरा, मथुरा और नई दिल्ली, ये तीनों के तीनों कहाँ स्थित है, ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष से की गई थी, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है यूएनओ का, जो कि न्यूयॉर्क नामक जगह में, जो इसका शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पे ये इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत किस राज्य में, किस राज्य होगा यहाँ पे, ठीक है, किस राज्य में है, वो है दोस्तों सिक्किम, जो है सिक्किम राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम क्या है जनगणना, जो जनसंख्या है न्यूनतम प्रतिशत है वो कौन से राज्य की है, सिक्किम राज्य की है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी व सूर्य के निकटतम दूरी वाला स्थिति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दोस्तों अपसौर नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी ग्रह का अपनी कक्षा पर सूर्य की न्यूनतम अधिकतम दूरी पर जब होता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अपसौर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ये की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, जो उच्च न्यायालय होते हैं तो ठीक है उनकी न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, देश के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया, ये किया गया था दोस्तों 2005 में, सूचना का अधिकार जो है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। आरटीआई जो है, आरटीआई की जो अधिनियम है किस वर्ष से शुरू किया गया, ये किया गया था सन 2005 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, दोस्तों पुलिस जो अभी एग्जाम होने वाला है पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई, तो हो सकता है क्या होता है पुलिस से संबंधित प्रश्न है, तो पहला जो मुख्य महिला महानिदेशक कौन थी, या प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, वर्तमान में कौन है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी जो थी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी, ये उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है, ये है दोस्तों श्री अशोक कुमार जी, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा, ठीक है। श्री अशोक कुमार जो है वो अभी उत्तराखंड के क्या हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है, ये बनता है दोस्तों सोनप्रयाग में, ठीक है। जो सोन गंगा और मंदाकिनी नदी का जो संगम बनता है, कहाँ बनता है, सोनप्रयाग में, ठीक है। और ये कौन से जिले में स्थित है, सोनप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मंदिरों के नाम दिए गए और झीलों के नाम दिए थे, तो इसको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मिलान करने वाला, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पे एक कोड दिया गया है ABCD, मतलब जो ABCD है ये किससे मैच करते हैं, तो केदारनाथ मंदिर दोस्तों जो कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है, पहले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, A का 4,
जो नैना देवी मंदिर है ये कहाँ स्थित है? नैना देवी नैनीताल में स्थित है, ठीक है। चिती गोलू देवता जो है वो अल्मोड़ा में मंदिर है, और मनसा देवी का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ है? हरिद्वार जिले में स्थित है, ठीक है। यानी कि 142 नैना देवी का 3, ठीक है, 4321 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। केदारनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है, नैना देवी मंदिर नैनीताल में है, चिती गोलू देवता का जो मंदिर है वो, जिनको न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है, ये है अल्मोड़ा में, और मनसा देवी जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? हरिद्वार जिले में ये स्थित है। अगला है, प्रतिवर्ष रॉयल एथिमा शिष्टाचार सम्मेलन आयोजन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ये दोस्तों बौद्ध धर्म से, ठीक है। रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रतिवर्ष क्या होता है? एक आयोजन किया जाता है, ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म के रॉयल एथिमा शिष्टाचार आयोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्टनर को सुरक्षित रखना नामक प्रोग्राम जिसका उद्देश्य समुद्री कछुओं को सुरक्षित करना है, किस प्रदेश में आयोजित हुआ था? ठीक है, ये हुआ था दोस्तों केरल में, ठीक है, क्योंकि समुद्र क्या है? केरल के क्षेत्र में है, क्योंकि उत्तराखंड में समुद्र है नहीं, ठीक है, ठीक। तो बिहार के क्षेत्र में भी लगभग नहीं है शायद, और उड़ीसा में भी, उड़ीसा का कंफर्म नहीं है भी, ठीक है, उत्तराखंड में तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, समुद्र नहीं है, तो इसलिए क्या है? केरल यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स एक क्या है? ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? चमगादड़ है, ठीक है। जो फ्लाइंग फॉक्स क्या है? एक प्रकार का फ्लाइंग फॉक्स मतलब उड़ता हुआ लोमड़ी नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एक चमगादड़ का क्या है? एक ये क्या है? मतलब इसके संदर्भ में चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स से किया इस नाम से, क्या है ये? इसका संदर्भ मतलब इससे मिलता जुलता है, ठीक है। अगला है, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में संगाई नामक त्यौहार मनाया जाता है। जबकि अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ये दोस्तों इम्फाल में, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में है, ठीक। तो इसकी स्थापना की बात करें तो मणिपुर की स्थापना हुई थी लगभग 1972 ईस्वी में, ठीक है। इसको 1972 में भारत का राज्य बनाया गया था, ठीक है। अभी अगर वर्तमान यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। कहाँ के? मणिपुर के। राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और स्थापना की बात करें तो 1972 ईस्वी में मणिपुर को भारत का राज्य बनाया गया था। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट है, समुद्री कटक नॉर्थ ईस्ट कटक में स्थित है। तो ये दोस्तों भारतीय महासागर यानी कि हिंद महासागर में ये स्थित है, ठीक है। भारतीय महासागर मतलब हिंद महासागर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? तो दोस्तों इसमें से जो दिल्ली मेरठ स्तंभ है ये प्रथम बार क्या है? अशोक का स्तंभ खोजा गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एथलेटिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ट्रैक एंड फील्ड नाम से भी एथलेटिक्स को, जो एथलेटिक्स है इसको जाना जाता है, ठीक है, जो खेल से संबंधित है, ठीक है। एथलीट जो होते हैं उनसे संबंधित है, तो एथलीट जो होता है ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि क्या है? इनको ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या रहते हैं? ट्रैक और फील्ड में ही इनका काम प्रैक्टिस जो रहता है वो करते हैं, या इनका काम जो रहता है मेन लगाओ इनका ट्रैक और फील्ड से रहता है, इसको इसलिए एथलीट्स को दूसरा नाम क्या है? ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने प्रथम बार किस कॉमनवेल्थ खेलों में भाग लिया था? तो दोस्तों भारत ने प्रथम बार लंदन में लिया था 1934 में, ठीक है। 1934 में भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ जो खेल होते हैं उनमें भाग लिया था 1934 ईस्वी में, जो कि लंदन में ये हुए थे। नेक्स्ट है, ऑस्कर के लिए प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी भेजी गई थी? तो मदर इंडिया। दोस्तों आपने सुना होगा मदर इंडिया। तो मदर इंडिया को पहली बार किया गया था, और भारतीय जो प्रथम भारतीय फिल्म थी विदेशी फिल्म, उसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था, जो कि हिंदी भाषा में ये बनी थी, ठीक है, हिंदी भाषा में बनी थी। ऑस्कर क्या होता है? ऑस्कर दोस्तों ये विदेशी भाषाओं को में दिए जाने वाला एक क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। फिल्म को पुरस्कार दिया जाता है जिसको ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं, ठीक। तो ऑस्कर के जो पुरस्कार था सर्वप्रथम किस नामित मूवी कौन सी थी? ये थी जो मदर इंडिया है, 14 फरवरी 1957 को ये रिलीज की गई थी मूवी, ठीक है। 14 फरवरी 1957 को मदर इंडिया रिलीज हुई थी, ठीक है, 57। और 1958 में इसको ऑस्कर फिल्म के लिए नॉमिनेशन इसका किया गया था, ठीक है। 1958 में इसको नामित किया गया था। और इसके निर्देशक की बात करें तो महबूब खान जी द्वारा इसको निर्देशित किया गया था, जो कि हिंदी भाषा में निर्देशित एक फिल्म है, ठीक है। अगला है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किए गए? दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार जो है ये फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि यहाँ पे
मतलब जो बॉलीवुड हॉलीवुड या जो भी अपना चलता है, इनका एक पुरस्कार सम्मेलन होता है, ठीक है। जैसे बॉलीवुड का फिल्म फेयर सम्मेलन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर में कि इस वर्ष फिल्म पे बेस्ट फिल्म किसे दिया गया, बेस्ट हीरो किसका दिया गया, या साइड रोल किसका दिया गया, बेस्ट हीरोइन जो है किसको दिया गया, बेस्ट मूवी किसको दिया गया। तो ये चीज़ें भी काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है, कि मतलब ये चीज़ें, तो इसके बारे में आपको अपडेट होना चाहिए। तो जो सर्वप्रथम जो फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे वो कब प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1954 में, ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना प्रारंभ कब किया गया था? 1954 में। अगला है, प्रथम प्रोग्राम जो दूरदर्शन पर प्रसारित टेलीकास्ट किया गया था वह क्या था? वो था दोस्तों कृषि दर्शन, ठीक है। जो दूरदर्शन था एक गवर्नमेंट चैनल था, सरकारी चैनल दूरदर्शन, जो कि पहले काफ़ी प्रचलित था जब तक ये छत वाली टीवी या जो केबल टीवी नहीं आए थे। तो उस समय क्या होता है, एंटीना पे जब चलता था तो दूरदर्शन एक मात्र चैनल था जिसमें कि न्यूज़ वगैरह भी, मूवी पिक्चर से वगैरह भी, और देश में होने वाले अन्य जो समाचार हैं वो आते थे, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो प्रसारित चैनल था या पहला जो प्रसारित किया गया था जो एपिसोड था वो क्या था? कृषि दर्शन नाम से प्रसारित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बद्रीनाथ के नज़दीक से निकलती है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी जो है ये बद्रीनाथ के पास से निकलती है, ठीक है। अगला है, वह पहला भारतीय कौन है जिसको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों सीवी रमन जो थे ये क्या थे? एक भौतिकी शास्त्री थे जिनको प्रथम भारतीय हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1930 में 1930 ईस्वी में इनको भारत रत्न से भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मतलब उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। सीवी रमन जी का पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनका पूरा नाम है, ठीक है। 1930 में इनको भारत के सर्वोच्च जो इसमें पुरस्कार दिया जाता है इस क्षेत्र में, ठीक है, जो मतलब जैसे भौतिकी क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, तो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार था ये दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन जी को, ठीक है, जो कि वैश्विक स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। 1930 में इनको पुरस्कार दिया गया था। अगर भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी जिनको कि लगभग 1919 में 1919 ईस्वी में इनको पहली बार पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वो दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगला है, भारत में किसको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कभी परीक्षा में क्या होता है, बैक टू बैक इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ही गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फिर से मिलान करने वाला ऑप्शन आ गया, प्रश्न आ गया दोस्तों। तो इसमें सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाना है। उपनाम दिए गए हैं और उनके व्यक्ति के जो ओरिजिनल नाम दिए गए वो दिए गए, ठीक है। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ठीक है। 3142 ये यहाँ से हमारा मिलान मैच कर रहा है, ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, देश बंधु चित्तरंजन दास। अगला है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ठीक है। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 25 जुलाई 2014 को भारत की राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। 25 जुलाई 2014 को ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी, और 25 जुलाई 2007 को बनी थी, ठीक है। 2007 को बनी थी, और 2014 को इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ था, ठीक है। जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है। भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। इनका नाम क्या था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रथम भारतीय महिला क्या है, भारत की राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, इनमें से दोस्तों ये सभी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दमन और दीव भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये सभी क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है ये कौन है? फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल के रूप में 2011 में
इसको राज्य खेल का दर्जा मिला था। ठीक है, जो फुटबॉल खेल है इसको 2011 में उत्तराखंड का राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। ठीक, अगला है कल्पेश्वर गुफा स्थित है। तो दोस्तों कल्पेश्वर गुफा जो है पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। ठीक है, जो कि तो जो तामोरा टेकरी गांव के क्या है पास में ये स्थित है कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि क्या है शिव जी को ये मंदिर समर्पित है। ठीक है, यानी कि भगवान शिव का वो मंदिर है जिसके अंदर लगभग 10 मीटर अंदर गुफा में जाके वहाँ पे क्या है शिव जी का एक मंदिर है, यानी कि शिवलिंग है। ठीक है, जो जिसको कपिलेश्वर महादेव मंदिर के गुफा के नाम से भी या कपिलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये गुफा कपिलेश्वर गुफा या कपिलेश्वर महादेव मंदिर पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर पिथौरागढ़ ऑप्शन रहेगा तो इसका मतलब क्या है कपिलेश्वर महादेव जो है उनके बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। यह है दोस्तों ऑप्शन ए पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो अर्जुनेश्वर मंदिर है ये भी कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभयारण्य स्थित है। यह है दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, आसन बैराज के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, देहरादून में स्थित है आसन बैराज, जो कि क्या है आर्द्र भूमि संरक्षण के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। ठीक है, 1967 में प्रथम बार इसकी स्थापना की गई थी, जो कि आर्द्र भूमि मानव निर्मित आर्द्र भूमि के रूप में इसकी स्थापना उस समय की गई थी। ठीक है, अभी क्या है इसको 14 अगस्त 2005 को देश के समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, 14 अगस्त 2005 में इसको भारत हमारे देश को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, जो कि आसन जो बैराज है और ये इसको उत्तराखंड का पहला क्या है रामसर साइट भी है। ठीक है, रामसर साइट में उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है जिसको कि लगभग 2020 में रामसर सम्मेलन में सम्मिलित किया गया। ठीक है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट है जिसको 2020 में रामसर में सम्मिलित किया गया और 38वां क्या है ये रामसर साइट है। ठीक है, 38वां रामसर साइट है। यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर कर लो, 38वां रामसर साइट है और रामसर में कब सम्मिलित किया गया 2020 में। अब बात करते हैं रामसर होता क्या है। ठीक है, रामसर जो होता है दोस्तों आर्द्र भूमि संरक्षण करता है। ठीक है, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं उनका संरक्षण करता है, इसको रामसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो रामसर साइट है रामसर साइट के नाम से जाना जाता है और इसका सम्मेलन जो होता है प्रतिवर्ष कितने कब मनाया जाता है रामसर, जो कि 2 फरवरी के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, जो रामसर सम्मेलन हुआ था तब से क्या है प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछता है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हाथाली का मेला कहाँ होता है। ये है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो हाथाली का मेला होता है इनमें से कहीं नहीं लगता है। ठीक है, वो लगता है जो हाथाली का मेला है दोस्तों, हाथाली का मेले इनमें से देहरादून में, उत्तरकाशी में, चमोली में और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लगता है दोस्तों अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, जो हाथाली का मेला है अल्मोड़ा जिले के जो गणनाथ के, ठीक है, गणनाथ मंदिर में जो है गणनाथ में प्रतिवर्ष जो गणनाथ नामक जगह है वहाँ प्रतिवर्ष क्या होता है कार्तिक पूर्णिमा में ये मेला लगता है। ठीक है, जिसको हाथाली का मेला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस मंदिर में क्या होता है जो स्त्रियाँ होती है हाथ में दीपक लेके पुत्र मतलब पुत्र प्राप्ति हेतु पूजा करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मंदिर जो है शिव को समर्पित है। ठीक है, हाथाली का जो मेला है यहाँ पे क्या होता है प्रतिवर्ष क्या होता है ये गणनाथ नामक गणनाथ के पास में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है, जहाँ पे क्या होते हैं महिलाएं हाथ में दीपक लिए पूरी रात क्या करती है पूजा करती हैं अपने पत्नी अपने मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, जो कि ये मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है। ठीक है, अगला है बंदरपुर ग्लेशियर स्थित है। दोस्तों बंदरपुर जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, ये है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, जो बंदरपुर पर्वत है, ठीक, जो बंदरपुर पर्वत है दोस्तों यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र है। बंदरपुर पर्वत जो है उसके पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद में है। ठीक है, जो बंदरपुर पर्वत है यमुना नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, जो कि बंदरपुर पर्वत के पश्चिमी क्या है हिस्से में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है। तो दोस्तों इनमें से जो मंदिर है, ठीक है, जो तारकेश्वर मंदिर है तारकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ स्थित है, तारकेश्वर जो मंदिर है ये स्थित है लैंसडाउन के समीप स्थित है। ठीक है, लैंसडाउन के पास में कौन सा है तारकेश्वर महादेव, ये यहाँ पे आपको तारकेश्वर ऐसे भी या तारकेश्वर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो तारकेश्वर मंदिर जो है लैंसडाउन के पास स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है सही चयन का सही सुमेलित का चयन कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प बुरास करेक्ट आंसर है।
उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, ठीक है। हिमाचल का राज्य वृक्ष देवदार है। उपयुक्त सभी का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों लालको में, ठीक है, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। लालको में सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल्स के नाम से उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है? कागज कारखाना है, ठीक। अगला है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ मिला था? ये मिला था दोस्तों देहरादून में, ठीक है। जो कालची नामक जगह है वहाँ पे देहरादून जिले में कालची नामक स्थान पर अशोक के शिलालेख मिले थे। अगला है उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं। इनमें से दोस्तों जो फकीराज सिंह चौहान है क्या है? जौनसारी गायक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट जो है ये काला कानून है, जो कि मतलब इसे काला कानून भी कहा जाता है, जो कि 18 मार्च 1919 को, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 18 मार्च 1919 को, ठीक है। 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी तब, उनको भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से या उसको खत्म करने के उद्देश्य से इस कानून का निर्माण किया गया था, ठीक है। जिसको रॉलेट एक्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर सिडनी जो रॉलेट थे उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। जिस कारण इसका नाम रॉलेट एक्ट के नाम से रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज से संबंधित है। दोस्तों जो ज्योतिबा फुल्ले जी हैं ये सत्य शोधक समाज से संबंध रखते हैं, ठीक है, ज्योतिबा फुल्ले जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में नहीं बहती है? ठीक है, तो दोस्तों जो कृष्णा नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ठीक है। ये कैसे बहती है? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है, ठीक है, जो कि क्या है उल्टी दिशा में बहती है, दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक। अगला है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये पहले मौलिक अधिकार जो थे 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, ठीक है, जिनमें से एक मौलिक अधिकार जो है उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। पहले 7 थे, तो 44वें जो संविधान संशोधन था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के समय क्या किया गया था? एक जो अधिकार था जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो अब कितने बचे? तो अभी अगर प्रश्न पूछता है तो 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी जो वर्तमान में है भारत में संविधान में 6 मौलिक भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है, जो कि पहला है समानता या समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 और 18 तक इसमें वर्णन इसका किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का वर्णन जो समानता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक का अगर अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसमें समानता के अधिकार से संबंधित सभी विषय आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों 19वें से लेकर 22वें तक अनुच्छेद जो है, इन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आपको सारे आर्टिकल इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है तीसरा है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 23 और 24 में आपको जो आर्टिकल 23 और 24 है इसमें शोषण के अधिकार से संबंधित विरुद्ध जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित आपको जो नियम है वो मिल जाएंगे, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अगला है, इसमें दोस्तों 25वें से लेकर 28वें तक के जो अनुच्छेद हैं आर्टिकल हैं उनमें क्या होगा? आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि 25 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। 5वां जो अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधित, जो कि 29वें और 30वें जो आर्टिकल है उसमें जो संबंधित है वो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है। लास्ट जो है वो है दोस्तों संवैधानिक अधिकार, जो कि 32वें संविधान संशोधन से मतलब इसमें 32वें जो आर्टिकल है इसमें संवैधानिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। ऐसा कभी परीक्षा में पूछता भी है, ठीक है, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। 25 से लेकर 28 तक, या 25 पूछ देगा या 26 पूछ देगा, 27 28, या उसके अंदर भी जो अन्य अन्य टॉपिक होंगे तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। कि जैसे समानता के अंदर भी अलग अलग प्रकार की समानताएं होती है, ठीक है, स्वतंत्रता के अंदर भी अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है, तो ये भी चीज़ें जो है आर्टिकल के अंदर ये भी पूछ सकता है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि स्वतंत्रता जो है या समानता का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कुछ प्रश्न इसमें दिए गए नीचे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो जैसे देखिए संविधान क्या था? 32वां था, तो इसमें क्या बोला है? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 केवल एक ही है जो कि संवैधानिक अधिकार से संबंधित हमारा अनुच्छेद है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो किस में कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसलिए बोल रहे हैं हम आपसे, जो संविधान के जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक है, उसके अंदर भी अलग अलग क्या है, पार्टीशन दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध जो अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं? 23वें और 24वें जो हैं, ये दोनों आर्टिकल हैं, ये शोषण से के विरुद्ध से संबंधित है। लेकिन इसमें जो चाइल्ड शोषण है, ये चाइल्ड को जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह है दोस्तों अनुच्छेद 19। ठीक है, 19 से लेकर 22 तक के जो है सारे जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है वो है अनुच्छेद 19। अगला है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? ये किया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में एक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, तो इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तभी अब अभी क्या है, हमारे 6 संविधान जो हैं, जो मानव के जो अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित है, तो उसमें 6 ही हैं, पहले क्या थे 7 थे। ठीक है, जो कम किया गया वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कम किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सूचना का अधिकार जो है ये क्या है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, जो सूचना का अधिकार है ये क्या है, मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बंदी प्रतिक्षण की आवश्यकता होती है। अब बंदी प्रतिक्षण होता क्या है? तो ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का कानूनी क्या होता है, आज्ञा पत्र होता है। ठीक है, जिसके द्वारा जैसे किसी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। मतलब जैसे किसी को क्या हो सकता है ना कि शक के बेस पे या किसी इस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है कि उसका जो दंड है वो अभी क्या है, प्रमाणित नहीं है, या उस पर उसको केवल शक के आधार पर उठाया गया। इस प्रकार से जो भी उठाए किसी जो व्यक्ति होता है कानूनी, जो किसी व्यक्ति जो मतलब जो जिसको गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति को एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसको किसी व्यक्ति के मिली गैर कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। ठीक है, मतलब गैर कारणों से कोई व्यक्ति का गिरफ्तार हुआ है तो उसको बंदी प्रतिक्षण द्वारा रिहाई मिल सकती है। ठीक है, अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, ये होती है दोस्तों देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये शक्ति होती है। ठीक है, दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, मतलब जब हम विदेश यात्रा करते हैं तो उसके जो अधिकार है उसको संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 21। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 19 से 22 उसके बीच आता है। ठीक है, ये था दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड प्लस इकोनॉमिक्स प्लस जो जीके जीएस और लास्ट में जो पॉलिटिकल सेक्शन था उसमें भी और इकोनॉमिक्स से संबंधित ये प्रश्न पूछे गए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे प्रश्न सही से समझ आए होंगे क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो मानव अधिकार के 7 अनुच्छेद हैं जो कि अब 6 हो चुके हैं, तो इनके अंतर्गत जो भी जो ठीक है जो कि अधिकार हैं, इन अधिकारों के अंदर जो 6 अधिकार हैं इनके अंदर जो भी आर्टिकल से दिए गए हैं इन आर्टिकल के बारे में आपको हर किसी आर्टिकल के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी भी आर्टिकल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित, समानता के से संबंधित, शोषण के विरुद्ध से संबंधित, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित, संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार के आर्टिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो आर्टिकल्स होते हैं इनके आर्टिकल के बारे में अलग अलग पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका परीक्षा में 1 या 2 नंबर का जो प्रश्न अगर आता है तो वहाँ पे आप इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लेना और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइज, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वॉच करें। थैंक यू।